एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द नेविगेट इंस्टीट्यूट। तो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश की पॉलिटी। ठीक है, प्रीवियस दो लेक्चर्स में हमने ये देखा है कि एक तो बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था बिल्कुल आपको कि पॉलिटी आपको किस तरीके से और क्या टॉपिक्स पढ़ना है, और सेकंड लेक्चर में हमने अबाउट लेजिस्लेचर मतलब हमारे यहाँ की जो विधानसभा है उसके बारे में बात की थी। तो मैं एक आपको ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ कि मैंने अभी तक क्या बताया है। मैंने बताया कि जितने भी हमारे मध्य प्रदेश के जो नेता लोग जो हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, उन लोगों का जो ग्रुप है वो कहलाता है हमारे यहाँ की विधानसभा। उनका जो एक सदन है वो विधानसभा कहलाता है, लेजिस्लेचर कहलाता है, जिसको आप लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। फिर हमने बताया कि मध्य प्रदेश में एक सिंगल हाउस मतलब एक सदनीय व्यवस्था की हुई है, मतलब हमारे यहाँ पे केवल और केवल विधानसभा मिलेगी, आपको विधान परिषद मध्य प्रदेश में नहीं है। ठीक है, फिर हमने बताया था कि इसके कार्यकाल 5 साल का होता है, इसका टेन्योर 5 ईयर होता है, इसके मेंबर्स के जो टेन्योर होते हैं वो भी 5 ईयर के होते हैं, मतलब जितना विधानसभा का टेन्योर होगा उतना ही उसके मेंबर्स का भी टेन्योर होता है। फिर हमने बताया था कि मध्य प्रदेश की विधानसभा में सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से किया गया है। तो बिफोर 2000 हमने बताया 326 हुआ करती थी, 320 प्लस 1 सीट्स हुआ करती थी। आफ्टर 2000 हमारे पास 230 प्लस 1 सीट थी, और उसके बाद 2019 मतलब 2019 में एक्ट आता है और 2020 से वो इम्प्लीमेंट हो जाता है। तो 2020 के ऑनवर्ड्स आपके पास जो है अभी 230 सीट्स है। वो जो सिंगल प्रोविजन ऑफ एंग्लो इंडियन मेंबर था वो अब हटा दिया गया है, जिसको डायरेक्टली गवर्नर नॉमिनेट किया करते थे। क्लियर है? तो आपको दोनों चीजें याद रखना है, 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019 याद रखना है, क्या प्रोविजन हुआ वो याद रखना है। यहाँ तक बातें ठीक है? चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमने पॉलिटी में जितनी बातें देखी हैं, अब हम जब लेजिस्लेचर के बारे में बात कर रहे हैं तो हमने उसकी बिल्डिंग की बात भी कर ली थी। हमने बताया था कि जो हमारे यहाँ का मध्य प्रदेश का जो विधान भवन है वो क्या है, मतलब उसका नाम क्या है या वो कहाँ पर है। तो आपने बोला है कि मध्य प्रदेश का 1956 के बाद लगाकर 1996 तक मतलब 1956 से 1996 तक जो आपका विधान भवन रहा है वो रहा मिंटो हॉल। ठीक है, और उसके बाद हमने हमारा एक नया भवन जिसका नाम है इंदिरा गांधी भवन या विधान भवन को इनॉग्रेट किया। इनॉग्रेशन किया गया था उस समय के हमारे राष्ट्रपति जो थे शंकर दयाल शर्मा जी, उन्होंने किया था 1996 में। और उसके बाद से हमारा जो विधानसभा कहाँ लगती है, तो ये लगती है विधान भवन में। विधान भवन में लगती है, और विधान भवन कहाँ पर है, तो ये अरेरा हिल्स पर मिलेगा भोपाल में। इसी के पास में बिरला टेम्पल है। इस जो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन है, आर्किटेक्चर करने वाले जो आर्किटेक्ट जो है ना, जिन्होंने इसका डिजाइन किया है वो है हमारे चार्ल्स कोरिया। क्लियर है? बहुत फेमस आर्किटेक्ट रहे हैं ये इंडिया के, इन्होंने काफी बिल्डिंग्स बनाई हुई है। ठीक है, मतलब बनाई से मतलब डिजाइन किया है उसको। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। आज हमें क्या पढ़ना है उसको देखते हैं जरा। सुनिए, आपने अभी जो विधानसभा या लेजिस्लेचर की बात की है, तो आपने मध्य प्रदेश में लेजिस्लेचर बताया कि हमारे यहाँ लेजिस्लेचर जो बिल्डिंग की बात की थी जब आपने, तो लेजिस्लेचर आपने 1956 के बाद बताया था। लेजिस्लेचर के बारे में जो बात कही थी वो 1956 के बाद की है। हम यहाँ पर वो लेजिस्लेचर की बात करने वाले हैं कि जब हमारा मध्य प्रदेश का गठन हो रहा था। मध्य प्रदेश जब बना था, कब बना था मध्य प्रदेश? 1956 में। 1956 में मध्य प्रदेश बना। क्या उसके पहले हम आजाद हो गए थे? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल आजाद हो गए थे। जब हम पहले ही आजाद हो गए थे तो हमारे यहाँ पे कोई तो सरकार रही होगी, या 1956 के पहले मध्य प्रदेश की स्थिति कैसी थी ये हमें देखना है। तो मैं यहाँ से ये बोल रहा हूँ कि मध्य प्रदेश की जो लेजिस्लेचर है ना, ये मध्य प्रदेश की लेजिस्लेचर 1956 के पहले 4 अलग विधानसभाओं से मिलकर बनी थी। मतलब हमारी जो यहाँ की अभी वर्तमान जो विधानसभा आपको दिखाई देती है या जैसा रूप आप उसका देख रहे हैं, ये 1956 के पहले 4 अलग अलग विधानसभाएं हुआ करती थी। कौन सी 4 अलग विधानसभा हुआ करती थी? तो जो आपने जब मध्य प्रदेश का गठन पढ़ रहे थे, जो ऑलरेडी आपके पास वीडियो अवेलेबल है, प्रीवियस वीडियो है मध्य प्रदेश की, जहां पर मैंने ज्योग्राफी स्टार्ट की, उसके पहले एक इंट्रोडक्शन वाले वीडियोस थे, 2 3 4 वीडियोस हैं लगातार, उनको आप देख सकते हैं। उसमें हमने बताया कि मध्य प्रदेश का जो गठन किया गया 1956 में, वो अलग अलग रियासतें जो अलग अलग प्रोविंसेस होते हैं उनको मिलाकर किया गया था। तो वो 1956 के में जब गठन हुआ उसके पहले हमारे यहाँ रियासतें थी, और रियासतें जो थी उनके भी उस समय के मुख्यमंत्री थे। 1947 के बाद का जो आपका इंडिया है उसमें चुनाव तो हुए होंगे, लोकल इलेक्शन 1951 में हो चुके थे भारत में पहली बार, 51-52 में। तो जो हमारी जो विधानसभाएं थी वो टोटल 4 विधानसभा थी, जो आपको मिलने वाली थी आपके मध्य भारत क्षेत्र में, महाकौशल वाले क्षेत्र, जो आपका नागपुर वाला क्षेत्र है, जो आपका इंदौर और ग्वालियर वाला क्षेत्र है, जो आपका रीवा पन्ना वाला विंध्य क्षेत्र है, आपका भोपाल वाला क्षेत्र है। तो आपके पास ये जो क्षेत्र थे इनके अलग अलग मुख्यमंत्री, अलग अलग अध्यक्ष हुआ करते थे विधानसभा के। तो इनकी विधानसभा सभी की अलग जगह पर लगती थी। अलग जगह पर लगने का मतलब ये है कि इनकी प्लेसेस अलग अलग हुआ करते थे।
ठीक है ये बात। तो हमको आज जो डिटेल करना है वो ये देखना है कि मध्य प्रदेश के गठन के जस्ट पहले हमारे यहाँ पर कितनी विधानसभाएं थी, उनका विधान भवन कहाँ था, और उनके उस समय के मुख्यमंत्री और अध्यक्ष वगैरह भी अगर हो सका था तो वो भी हम देखेंगे। ठीक है, उसके पहले ये सब जो डिटेल पढ़ना है, जो मैंने आपको आज का लेक्चर का ओवरव्यू दिया, उसके पहले मैं लेजिस्लेचर की कुछ और छोटी मोटी बातें आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे हमने जो कल सीट्स की बात की थी, अब आपके पास मध्य प्रदेश में वर्तमान में अगर देखें, करंटली जो आपके पास सीट्स हैं, है ना, करंटली आपके पास जो सीट है वो कितनी है, वो आपके पास टोटल 230 है। 230 जो सीट्स हैं, इन 230 सीट्स में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अब मध्य प्रदेश क्या है, मध्य प्रदेश में ये जो है जनजाति बाहुल्य राज्य है मध्य प्रदेश। ठीक है, तो रिजर्वेशन की भी बात आने वाली। वैसे तो हर जगह रिजर्वेशन होता है, हर राज्य में रिजर्वेशन होता है, हमें यहाँ पे थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ना। 230 सीट्स जो आपके पास दी हुई है, इसमें आप 35 और 47 का डेटा याद रखिए। कितने का? 230 सीट्स में से 35 और 47। 35 सीट्स जो हैं ये एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व हैं, और जो 47 सीट्स हैं वो एसटी कैटेगरी के लिए रिजर्व है। क्लियर है? मध्य प्रदेश में जो 230 सीट्स की जो बात कर रहे हैं, इसमें 230 में से 35 सीट्स जो है वो किसके लिए रिजर्व है? एससी कैटेगरी के लिए, और 47 सीट्स जो है वो एसटी कैटेगरी के लिए रिजर्व है। यहाँ तक बात ठीक है? ये क्या है? तो ये रिजर्वेशन है मध्य प्रदेश में सीट्स का। अब यहाँ से 2-3 बातें और बात कर लेते हैं। देखिए, जब रिजर्वेशन की बात निकल ही गई है तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में वो जो आंग्ल भारतीय वाला, जो एंग्लो इंडियन वाला रिजर्वेशन था, वो खत्म हो चुका है 2020 से। कब से खत्म हुआ है? 2020। तो अब मध्य प्रदेश में जो रिजर्वेशन बचा हुआ है ये इतना है। यहाँ पर जब रिजर्वेशन की बात होती है तो रिजर्वेशन की जो बात होगी तो हमें यहाँ पर याद रखना पड़ेगा कि रिजर्वेशन जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर किसमें दिया हुआ है। तो आप बात करेंगे कि हमारा जो रिजर्वेशन है ये आर्टिकल 332 में लिखा हुआ। कहाँ लिखा है? 332 में। ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देखते हैं तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर में ये चीज बहुत देखने को मिलेगी कि मतलब हर साल देखने को मिलेगी। बहुत सा मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, लेकिन हर साल आपको ये देखने को मिलेगा कि वो अब पीएससी में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो रिलेटेड टू आर्टिकल भी आने लगे हैं। ठीक है, यहाँ तक बात है ना। मध्य प्रदेश में अभी आप ये याद रखिए कि आपका जो रिजर्वेशन है, जो एससी कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन दिया जाता है, कितना दिया जाता है? तो ये दिया जाता है 35 सीट्स का, और एसटी कैटेगरी जो है उसका 47 सीट का। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? अब ये रिजर्वेशन जो लिखा हुआ है किसमें लिखा है? 332 में। किसमें लिखा है? 332। क्लियर यहाँ तक? लेकिन अब यहाँ पर एक बात और है, जो हमने एंग्लो इंडियन वाला रिजर्वेशन रिमूव किया है ना, तो यहाँ पे बोल रहे हैं बिफोर 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019 क्या एक रिजर्वेशन और था? क्या था? रिजर्वेशन फॉर एंग्लो इंडियन। रिजर्वेशन मिला हुआ था किसको? एंग्लो इंडियन को भी। और ये मिला था, कितनी सीट्स दी हुई थी? तो इनको 1 सीट प्रोवाइड की थी, एक सीट जो होती थी। और इसके लिए क्या होता था? डायरेक्ट नॉमिनेशन होता था, है ना। इसके लिए क्या होता था? डायरेक्ट नॉमिनेशन होता था। वो नॉमिनेशन कौन करता था? नॉमिनेटेड बाय गवर्नर। ठीक है, गवर्नर जो होते थे वो नॉमिनेट करते थे। इसी के लिए एक पॉइंट और आप याद रख सकते हैं कि ये जो रिजर्वेशन मिलता था ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 333 में लिखा था, 333। और अब ये जो रिजर्वेशन है, ये रिजर्वेशन जो है अब यहाँ पर रिमूव कर दिया गया है। रिजर्वेशन रिमूव फ्रॉम 2020 के बाद इसको क्या कर दिया गया? रिमूव कर दिया गया। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पर भी आप एक पॉइंट याद रख सकते हैं कि जो आपने ये लिखा है ऊपर, है ना, आप ये जो लिख रहे हैं कि रिजर्वेशन जो है 35 और 47 आर्टिकल 332, तो दो जो आर्टिकल है ना वो आपके रिफॉर्म हुए हैं, 333 और 332। ये दोनों की दोनों आपका अभी जो अमेंडमेंट हुआ है ये 104, इसमें रिफॉर्म हुए हैं। और इन दोनों आर्टिकल के अंदर आपको बात नहीं याद रखना है कि 332 में एसटी एससी को रिजर्वेशन मिला है, जिसको अब नेक्स्ट 10 ईयर के लिए इंक्रीज कर दिया गया है ना। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं रिजर्वेशन
रिजर्वेशन एक्सटेंडेड, है ना, मतलब ये जो रिजर्वेशन जो है इसको 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, एक्सटेंडेड फॉर 10 years। कब से कब तक? तो 2020 से लगाकर 2030 तक। अब 2030 तक जो है मध्य प्रदेश में एसटी एससी कैटेगरी का जो रिजर्वेशन होगा वो यही रहेगा। और किसको हटा दिया है? तो ये इसको हटा दिया, यहाँ पे लिखा है रिमूव। ठीक है, ये बात क्लियर इतना? चलिए इसके बाद कुछ और बात कर लेते हैं। देखिएगा मध्य प्रदेश में जो हमारे ये लेजिस्लेचर की हम बात कर रहे हैं, इस लेजिस्लेचर में मान लीजिए कि आज के दिन में बैठक होने वाली है या आज जो है मीटिंग होने वाली है, तो अब आपके पास ऐसा तो है नहीं कि हर टाइम आपके जितने भी मंत्री वगैरह हैं वो सभी प्रेजेंट हो वहां पर, है ना, हो सकता कोई एब्सेंट भी हो, और कोई एब्सेंट से मतलब हो सकता है कभी कभार ज्यादा एब्सेंट हो जाए। तो यहाँ पर एक टर्म आती है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कोई एक हाउस जो है उसकी मीटिंग कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, ये नंबर ऑफ मेंबर्स पे डिपेंड करता है कि उस दिन कितने सदस्य वहां पर प्रेजेंट हुए हैं। तो देखिए अगर वहां पर टोटल जो सदस्य संख्या है उसके 1/10 मतलब 10% अगर पर्सन्स या मेंबर्स वहां पर प्रेजेंट है तो उस दिन की कार्यवाही को चालू कर दिया जाएगा, उस दिन की कार्यवाही को मान्य माना जाएगा और उस दिन आपका सदन लगेगा या मीटिंग प्रोसीड की जाएगी। क्या ये बात समझ में आई? मैं बोल रहा हूं कि अगर किसी दिन 10% से ज्यादा मेंबर हाउस में प्रेजेंट है तो उस दिन की प्रोसीडिंग को कंटिन्यू किया जाता है। ठीक, तो ये जो 10% वाला डेटा है इसको बोला जाता है कोरम। क्या बोलते हैं इसको हम? कोरम। ठीक, तो एक टर्म यहां से समझिए, कोरम। ठीक, कोरम का मतलब होता है गणपूर्ति। इसका मतलब क्या होता है? गणपूर्ति। कि उस दिन 10% भी लोग प्रेजेंट है या नहीं है, तो हम इसको बोल रहे हैं गणपूर्ति कितने की है? तो मिनिमम 1/10 ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, ये मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली लिखा हुआ है। क्लियर ये बात है ना? 10% अगर लोग प्रेजेंट हुए तो हम बोलेंगे कि आज अपनी प्रोसीडिंग होने वाली है, और इससे ज्यादा हुए तो होगी, इसलिए मिनिमम 10% बोला जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर? चलिए अब हम वो चीज देखने वाले हैं जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था। मैंने क्या बोला था कि हमें मध्य प्रदेश में जो अलग अलग हमारी क्या बनी हुई थी, विधानसभा बनी हुई थी, उनके बारे में बात करना है। देखिए लेजिस्लेचर इन मध्य प्रदेश कब? बिफोर 1956। 1956 में तो अपनी ही बनी थी, 1956 के पहले की जो लेजिस्लेचर है ना उसकी बात अपन करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक, चलिए देखते हैं इसको। क्या क्या देखना है हमें? हमारे पास मध्य प्रदेश में क्या है? टोटल 4 अपने पास अलग अलग विधानसभाएं हुआ करती थी। उन 4 विधानसभाओं के बारे में थोड़ा सा हमें देखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या पढ़ेंगे इसमें हम। तो हम किन की बातें करेंगे? सबसे पहले हम बोल रहे हैं कि हमारे पास विधानसभाएं कौन कौन सी थी, है ना, कौन से क्षेत्र में विधानसभा थी। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एरिया। ठीक है, एरिया के बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पर कि ये जो विधानसभा थी उसका जो हाउस था या कैपिटल थी वो क्या थी, तो इसकी कैपिटल देखेंगे। ठीक है, कैपिटल के बाद, कैपिटल मतलब कहाँ पे विधानसभा लग रही थी, उसके बाद इसके सीएम कौन थे। ठीक, इसके सीएम कौन थे। फिर हम देखेंगे यहाँ पर
कि इसके जो अध्यक्ष होते हैं, स्पीकर जिनको कहते हैं, इनके बारे में मैं अभी बताने वाला हूं आपको। स्पीकर जो थे वो कौन थे, क्लियर। और अगर ज्यादा होगा तो डेप्यूटी स्पीकर का भी नाम देख लेंगे, डेप्यूटी स्पीकर। इतने लोगों के बारे में आपको यहाँ पर समझना है, तो देख लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारे पास मध्य प्रदेश की विधानसभा, जिसमें हम बोलेंगे कि हमारे पास जो विधानसभा है वो कौन सी है। आपकी ये जो मध्य भारत वाली विधानसभा, इसको ले लेते हैं। तो मध्य भारत वाली विधानसभा कौन सी है, ठीक। यहाँ पे मैं बोल रहा हूं सेंट्रल इंडिया वाली, सेंट्रल इंडिया की जो लेजिस्लेचर है, ठीक है। सेंट्रल इंडिया की लेजिस्लेचर होगी। फिर कौन हो जाएगी, तो फिर आपके पास एक अपन ले लेते हैं विंध्य प्रदेश वाली, विंध्य प्रदेश, ठीक। फिर आप कौन को ले लेंगे, भोपाल को ले लीजिए, भोपाल प्रोविंस ले लीजिए। और फिर आप ले लीजिए अपना सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, सेंट्रल प्रोविंस, है ना। और बरार भी बोलते हैं इसको, आपको मालूम है। तो सेंट्रल इंडिया जो था, इसकी कैपिटल आप सबको पता है कि इसकी दो कैपिटल हुआ करती थी। कौन कौन सी इसकी कैपिटल थी, एक इसकी कैपिटल थी ग्वालियर और एक इसकी कैपिटल थी इंदौर। इसकी कैपिटल ग्वालियर और इंदौर दोनों रहती थी, ठीक है। और इसमें से ग्वालियर और इंदौर में से जो हमारा, ग्वालियर और इंदौर में से जो हमारी ये विधानसभा जहां लगती थी, वो विधानसभा कहां लग रही थी, तो उसका नाम याद रखना है आपको। विधानसभा जो थी, विधानसभा इसकी ग्वालियर में थी। विधानसभा कहां थी, ग्वालियर में। क्लियर ये बात है ना, ठीक। उसके बाद कैपिटल की बात करें विंध्य की, तो आपको पता है कि ये रीवा में लगती थी, ये रीवा। और इसकी जो विधानसभा थी, ये विधानसभा इसकी कहां थी, रीवा में, ठीक। फिर उसके बाद आपका भोपाल वाला क्षेत्र, इसकी कैपिटल खुद भोपाल ही है। और इसका जो विधान भवन है वो भी कौन सा था, विधानसभा भी इसकी कहां पे लग रही थी, वो भोपाल में ही लग रही थी, ठीक। और यहाँ पर भी आपके पास इसकी सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार की जो कैपिटल है वो नागपुर है। और इसका भी जो विधान भवन था, विधानसभा जो इसकी लगती थी, वो नागपुर में लग रही थी, ठीक। तो ये तो हो गई कैपिटल की बात, और उनकी जो कैपिटल और विधानसभा कहां लग रही थी उसकी बात हो गई। अब अपन बात करेंगे कि इस समय सीएम कौन थे। क्या बात करने वाले हैं, सीएम कौन थे। तो सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के अगर अपन सीएम की बात करें, तो इसमें आपको दो सीएम याद रखना पड़ेंगे। इसमें आपको दो सीएम याद रखना पड़ेंगे। क्यों याद रखना पड़ेंगे, देखिएगा, ठीक है। देखो, स्टार्टिंग में इनके जो सीएम थे वो थे लीलाधर जोशी। कौन थे, लीलाधर जोशी, ठीक है। स्टार्टिंग में इनके जो सीएम बने थे वो कौन थे, लीलाधर जोशी थे। और उसके बाद क्या हुआ कि ये लीलाधर जोशी हट गए थे। और फिर जब हमारे 1956 में मध्य प्रदेश की जो विधानसभा हमने बनाई, तो उस समय यहाँ पर जो सीएम थे वो थे तख्तमल जैन, तख्तमल जैन, क्लियर है। तख्तमल जैन जी जो थे वो इसके क्या थे, इस समय सीएम थे। समझ गए, ये कब के हैं तख्तमल जैन जी, तो ये थे विलय के टाइम के, विलय के समय। यहाँ मैं छोटा सा लिख देता हूँ, विलय के समय, ठीक है। और ये कब, ये पहले जो होते हैं वो होते हैं। विंध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, तो विंध्य प्रदेश के जो सीएम थे वो शंभूलाल शुक्ल जी थे, शंभूलाल शुक्ल। सबके आगे जी लगा लेना है ना, सबके आगे जी लगा लीजिएगा व्यक्ति, ठीक। उसके बाद भोपाल प्रोविंस की बात करें, तो भोपाल प्रोविंस में जो थे वो थे आपके एसडी शर्मा जी, शंकर दयाल शर्मा जी, शंकर दयाल शर्मा जी, ठीक। और अपने सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के जो सीएम थे वो थे रविशंकर शुक्ल जी। कौन थे, रविशंकर शुक्ल जी। ये रविशंकर शुक्ल जी ही बाद में, रविशंकर शुक्ल जी ही बाद में क्या बनते हैं, आपके मध्य प्रदेश के भी पहले सीएम बनते हैं, है ना। रविशंकर शुक्ल जी बनेंगे। आपने जब ये सब हटा लिया, मतलब आपकी ये सारी प्रोविंसेस जो थी वो खत्म कर दिया आपने, और जब मध्य प्रदेश की विधानसभा बनी, इलेक्शन हुआ, तो पहली बार जो सीएम बने वो रविशंकर शुक्ल जी बनते हैं, क्लियर। आपको ज्यादातर जो याद रखना है वो डेटा यही याद रखना है, ठीक है। अगर आपको इनके याद नहीं होते कि स्पीकर कौन थे वगैरह, तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है। चलिए फिर भी देख लेते हैं
जो स्पीकर थे सेंट्रल इंडिया के वो थे एसी पटवर्धन। कौन थे? एसी पटवर्धन। ठीक, एसी पटवर्धन जो थे इसके सेंट्रल इंडिया के क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक है, फिर उसके इनके जो विंध्य प्रदेश थे इनके जो थे वो शिवानंद थे, शिवानंद जी। ठीक है, और भोपाल प्रोविंस के सुल्तान मोहम्मद खान, ऐसा कुछ नाम था इनका, सुल्तान मोहम्मद खान। ठीक है, सुल्तान मोहम्मद खान। ठीक, इसका कोई नहीं याद रखना, ये भी याद नहीं रखना। ठीक है, और आपकी जो अगर डिप्यूटी स्पीकर की बात करेंगे तो बता देता हूं मैं आपको डिप्यूटी स्पीकर जो सेंट्रल इंडिया थे इसके विष्णु विनायक सरवटे जी। इनका नाम अभी आने वाला है, टेंशन मत लीजिए। विष्णु विनायक सरवटे, सब समझ में आ जाएगा आपको। विंध्य प्रदेश के श्याम शंकर शुक्ल जी। ठीक, और इसके थे लक्ष्मी नारायण जी। लक्ष्मी नारायण जी या आप उनको बोल सकते हैं लक्ष्मी नारायण अग्रवाल जी। ठीक, भोपाल के कौन थे? लक्ष्मी नारायण अग्रवाल जी। ये टेबल आपको याद होना चाहिए, ये टेबल आपको याद होना चाहिए क्योंकि मध्य प्रदेश में अब जो पीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें ऐसे नाम वगैरह के क्वेश्चन भी वो बहुत पूछ रहा है। तो ये आपके पास टेबल है, पूरी इसलिए बनाई है मैंने ताकि आप एक एक चीज को क्लियरली याद रख सकें और आपको कोई डाउट ना हो, आपको डेटा इधर से ढूंढना ना पड़े, है ना। आप इजीली एक ही पेज से रेफर कर पाए पूरा। चलिए देखिए आगे बढ़ेंगे। एक बार मैं रिकॉल करवा देता हूँ, पूरा ही आपको रिवाइज करवा देता हूँ। रिकॉल क्या? देखिए आपने कहा कि हमारे पास ये एरिया सेंट्रल प्रोविंस विंध्य प्रदेश, भोपाल और ये आपका सेंट्रल इंडिया सेंट्रल प्रोविंस। ठीक है, यानी ये सीपीएन बरार, अगर इसको बहुत अच्छे से याद रखना हो तो ये सीपीएन बरार है ना। ये क्या लिखा है? तो ये सीपी एंड बरार, ये आपको पता होगा। नहीं, अगर आपको याद नहीं है तो इसको बहुत ज्यादा डिटेल में मैंने पहले लेक्चर में ही बता दिया था, आप वहां से इसको रिफर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आपने एरिया बता दिया, फिर आपने बताया कि इसकी कैपिटल कहाँ थी। कैपिटल तो आपको पहले भी बता दी गई थी। आज आपको ये ध्यान रखना है कि उसकी जो विधानसभा लगती थी वो विधानसभा कहाँ लगती थी। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस विधानसभा वाला। बाकी पॉइंट तो ठीक है ना, कि विधानसभा का जो भवन था वो उसका कहाँ पर था। ठीक, उसके बाद आपके पास है सीएम कौन थे उस समय के, मतलब जो मध्य प्रदेश में ये विधानसभाएं चलती थी तो उस जगह पे सीएम कौन बने हुए थे। यहाँ पर आपको दो याद रखना पड़ेगा, सेंट्रल इंडिया में लीलाधर जोशी जी और लीलाधर जोशी जी। लीलाधर जोशी जी और तख्तमल जैन जो है, ये दो लोग जो है, ये तख्तमल जैन जी कौन है? जो विलय के समय मध्य प्रदेश के सीएम रहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास आता है कि इनके स्पीकर कौन है। तो स्पीकर में भी ये सारे नाम ज्यादा जहां तक आप रखेंगे। डेप्यूटी स्पीकर तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर कोई भरोसा नहीं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि बताइए विलय के समय या जो हमारा मध्य प्रदेश जब बन रहा था तो हमारे जो पहले सीएम बने थे रविशंकर शुक्ल जी, वो किस क्षेत्र के सीएम हुआ करते थे। तो आप यहां से भी बता सकते हैं कि वो सीपीएन बरार के सीएम थे। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब जब बात आ रही है यहाँ पर कुछ स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर की बात की है तो हमें यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश में जो ये लेजिस्लेचर वाली बात पढ़ रहे हैं, हम लोग लेजिस्लेचर पढ़ रहे हैं, इसमें कितने लोगों को समझना जरूरी है। देखिए आपकी जो लेजिस्लेचर है, इस लेजिस्लेचर में दो अधिकारी होते हैं, ऑफिसर होते हैं। लेजिस्लेचर जो है इसमें दो लोग अधिकारी होते हैं। जैसे एक का नाम होता है इसके स्पीकर, एक क्या होते हैं? स्पीकर। दूसरे कौन होते हैं? तो वो होते हैं डेप्यूटी स्पीकर। एक होते हैं स्पीकर, दूसरे होते हैं डेप्यूटी स्पीकर। और तीसरी एक चीज और हम यहाँ पर देखेंगे जिनको हम बोलेंगे ये हमारे नेता प्रतिपक्ष होंगे। नेता प्रतिपक्ष का मतलब होता है लीडर ऑफ अपोजिशन। चलिए तो सबसे पहले अपन देखते हैं इनके बारे में, स्पीकर के बारे में। स्पीकर जो है और ये आपके होते हैं डेप्यूटी स्पीकर। लिख देता हूं पहले, डेप्यूटी स्पीकर। और एक है आपके पास लीडर ऑफ अपोजिशन, लीडर ऑफ अपोजिशन। ठीक, चलिए तो स्पीकर कौन होते हैं? आपकी जो भी विधानसभा होगी, उस विधानसभा का
लीड करने वाला व्यक्ति, या ये समझ लीजिए कि उस विधानसभा को चलाने वाला व्यक्ति जो होता है, उस विधानसभा को का डेकोरम मेंटेन करने वाला व्यक्ति जो होता है, उस विधानसभा को जो रूल्स एंड रेगुलेशन के अंडर कंट्रोल करे और बाकी लोगों को जो ऑर्डर करे, ऐसा व्यक्ति जो होता है वो होता है स्पीकर। कैसे बनता है ये? तो स्पीकर कैसे बनाया जाता है इसकी थोड़ी सी प्रोसेस समझ लीजिए। देखिए क्या होता है हमारे यहाँ पे जब इलेक्शन हुआ, जैसे कि अभी आप ये चीज देखेंगे, अभी अपने पास मध्य प्रदेश में इलेक्शन है, ठीक। मध्य प्रदेश के इलेक्शन जब होगा तो जितने लोग चयनित होंगे, ये लोग सारे लोग चयनित होंगे, ये सभी लोग कौन होंगे? हमारे लीडर होंगे, और इन्हें दिलाई जाती है शपथ, ओथ दिलाई जाती है। ओथ दिलाने के लिए क्या होता है, एक टर्म आती है यहाँ पर जिसको हम कहते हैं टेम्पररी स्पीकर या प्रोटेम स्पीकर। टेक्निकल टर्म इसका प्रोटेम स्पीकर का है, समझिएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर वो भी चीज मेंशन कर देता हूँ कि स्पीकर में भी आप दो चीज देखेंगे अभी। एक आप देखने वाले हैं प्रोटेम स्पीकर, है ना, जो टेम्पररी होता है, ठीक है, और एक होता है आपका मेन स्पीकर या फिर परमानेंट स्पीकर, है ना। ये ऐसा नाम नहीं लिखा होता, मेन वगैरह कुछ भी नहीं लिखा था, बस मैं अभी आपको कंपैरिजन कर रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ, ये है ना, कंपैरिजन करके बता रहा हूँ इसलिए, ठीक। तो स्पीकर में एक आपके पास आया कौन? जो एक आपके पास आए हैं जो आपके क्या है? प्रोटेम स्पीकर, और दूसरे आपके मेन स्पीकर। अब प्रोटेम स्पीकर कौन होते हैं? तो समझिए क्या होता है, हमारा जो सदन होता है, जो विधानसभा है, यहाँ पर जितने मेंबर्स को हम बिठाते हैं, इन मेंबर्स को सबको शपथ दिलाई जाती है, उसके बाद ही हमारे यहाँ की प्रोसीडिंग्स वगैरह स्टार्ट होती है। अब शपथ दिलाने का जो कर्तव्य है, जो ड्यूटी है, जो हमारे संविधान ने हमें बताई है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है, वो हमारे जो हमारे विधायक वगैरह हैं, इनको शपथ दिलाने का काम होता है हमारे गवर्नर का, ठीक है। गवर्नर के पास ये पावर होती है, गवर्नर को अथॉरिटी मिली हुई होती है कि वो सभी मेंबर्स को क्या कराए? शपथ दिलाए। लेकिन गवर्नर ना थोड़ा बिजी होता है, वो सभी 230 लोगों को इंडिविजुअली, सुनील चलिए, तो 230 लोगों को एक साथ शपथ नहीं दिलवा सकता था, ठीक है। जितने लोग चुने गए हैं अभी, उनमें से कोई एक सीनियर व्यक्ति को, जो ऑलरेडी 1 या 2 या 3 बार क्या रहा है, विधानसभा का सदस्य रह चुका है, जो फिर से इस बार इलेक्ट हुए हैं, उनको अपने राजभवन में बुलाकर शपथ दिलवा देते हैं। और एक पहला व्यक्ति जो होता है, जिसको शपथ दिलाई जाती है, ये अब आपका क्या बन गया? विधानसभा का सदस्य बन चुका है, ठीक है। तो अब इस विधानसभा के सदस्य को, जब पहली बार विधानसभा के सारे सदस्य वहां जाकर बैठते हैं, तो उनको शपथ दिलवाने का काम होता है। तो हमारे गवर्नर की तरफ से एक व्यक्ति, जिसका नाम प्रोटेम स्पीकर होगा, या जिसको प्रोटेम स्पीकर कहा जाएगा, वो वहां पर प्रोसीड करेगा, वहां पर स्पीकर बनेगा विधानसभा में, और सभी व्यक्तियों को शपथ दिला देता है। जनरली ये प्रोसेस फॉलो की जाती है। अदरवाइज अगर चाहे तो गवर्नर खुद दिलाएगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा है, पर वो अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट कर देता है। तो वो व्यक्ति क्या कहलाता है? प्रोटेम स्पीकर कहलाता है। अब इस प्रोटेम स्पीकर का और क्या काम होता है? तो देखिए, कोई भी एक सदन है, उसको चलाने के लिए आपको क्या क्या चीजें की जरूरत होती है। आपको होता है कि वहां पे एक डिसिप्लिन बना रहे, डेकोरम बना रहे, है ना, शांतिपूर्ण तरीके से आपकी सदन की कार्यवाही हो, वो डिसाइड करे कि अब कौन व्यक्ति बोलेगा, कौन नहीं बोलेगा। ये चीज आप अच्छे से अपने वीडियोस वगैरह में देख सकते हैं। राज्यसभा टीवी में, संसद टीवी में आपको ये बात दिखेगी कि वहां पर जो सदस्य बैठे होते हैं, मेन चेयर पे जो सदस्य बैठे हैं, वही ऑर्डर करते हैं, वही बोलते हैं अब आप बोलिए, वही बोलते हैं कि आपका टाइम ओवर हो चुका है सदस्यों को, क्लियर। और वही जो आपकी सदन है उसकी प्रोसीडिंग को स्टार्ट भी करते हैं, और अगर खत्म करना होती है किसी दिन, हंगामा ज्यादा हो जाता है, तो वही पावर उनके पास होती है। तो ये व्यक्ति जो होता है स्पीकर, ये बहुत मेन व्यक्ति होता है। अब इसको चुना जाना है, ठीक है। तो स्पीकर के बारे में कुछ बात समझते हैं यहाँ से। अभी तक मैंने आपको क्या समझाया, फिर से थोड़ा सा रिकॉल करता हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा। लेजिस्लेचर पढ़ रहे हैं आप। लेजिस्लेचर के अंदर हम कुछ व्यक्तियों की बात करेंगे या कुछ पदाधिकारियों की बात करेंगे। ऑफिशियल्स होंगे, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर और लीडर ऑफ अपोजिशन की बात करेंगे। जब बात प्रोटेम स्पीकर को ओथ शपथ दिलाने का काम गवर्नर का होता है। और आपसे अगर क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा कि विधायकों को शपथ कौन दिलाता, तो भी आप गवर्नर आंसर करेंगे, ये नहीं बोलेंगे प्रोटेम स्पीकर, क्योंकि ऑप्शन में नहीं मिलेगा, है ना। प्रोटेम स्पीकर को शपथ गवर्नर दिलाता है। मैं बात विधानसभा की कर रहा हूँ, याद रखना, मैंने अभी लोकसभा की बात नहीं की, क्योंकि लोकसभा में भी प्रोटेम स्पीकर होता है, और उसको जो शपथ दिलवाई जाती है वो राष्ट्रपति दिलवाते हैं, ठीक है ना। तो अभी हम बात विधानसभा की कर रहे हैं, राज्य की स्तर की बात कर रहे हैं। तो राज्य स्तर पे जो प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलवाएगा, वो गवर्नर अपने राजभवन में बुलवाकर खुद शपथ दिलवाता है,
पहली है, क्योंकि प्रोसीडिंग अगर करना है, किसी हाउस की प्रोसीडिंग अगर हम करते हैं तो उस हाउस को कोई एक ऐसा व्यक्ति रन कर सकता है जो उसका सदस्य हो। अब अगर अभी 5 साल बाद, जैसे अभी 2023 में जो चुनाव होने वाले हैं, तो जितने भी सदस्य होंगे, पहले तो मैंने आपको कल बताया कि कार्यकाल 5 साल का होता है, तो 2023 में सारे सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो चुका है, या इन सदस्यों का कार्यकाल विधानसभा के साथ में चलता है, तो विधानसभा का कार्यकाल तो हो गया है ना। हमारे यहाँ की जो अभी विधानसभा चल रही है 15 नंबर की विधानसभा है ना, इसको पंचदश बोला जाता है। तो ये विधानसभा के खत्म होने के साथ में सारे सदस्यों की सदस्यता भी समाप्त हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़के फिर से जीत जाता है, जो इस बार का भी सदस्य रहेगा, तो उसको दोबारा सदन में बैठने के लिए या दोबारा सदस्यता लेने के लिए एक शपथ लेना पड़ेगी। सदस्यता जो उसको मिलेगी और कार्य करने के लिए उसको शपथ लेना पड़ती है। तो अब ये ऐसे 230 लोग हो गए अपने पास, टोटल सीट्स जितनी होंगी उतने लोग होंगे, तो 230 लोगों को शपथ दिलाना, ये शपथ दिलवाने का काम बहुत थोड़ा लेंदी प्रोसेस होती है। तो इस वजह से एक बस केवल एक व्यक्ति, एक मोहरा बनाया जाता है जो टेम्परेरी होता है, कुछ समय के लिए, ठीक है, वो प्रोटेम स्पीकर कहलाता है, प्रोटेम, ठीक है। इस व्यक्ति द्वारा शपथ दिलवाई जाएगी, इसको प्रोटेम स्पीकर को गवर्नर शपथ दिलाता है, फिर ये जाता है हाउस में, हाउस के मेंबर्स को शपथ दिलाने का काम ये करता है। पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग मेंबर को शपथ कौन दिलवाता है, तो गवर्नर दिलवाता है। तो हम यहाँ से याद यही रखेंगे कि हमारे मेंबर्स को शपथ गवर्नर दिलवाते हैं, पर प्रैक्टिकली जो हमारे आज जो चल रहा है हमारे सामने, उसमें हम देखते हैं कि शपथ प्रोटेम स्पीकर दिलवाते हैं। यहाँ तक बात ठीक है ना। आंसर में आप हमेशा गवर्नर लगाएंगे। अभी मैं गवर्नर की पावर पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। गवर्नर भी पढ़ेंगे, सीएम भी पढ़ेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, पूरा पॉलिटी पढ़ेंगे। आप स्टेट की पॉलिटी जान जाएंगे और उसको अगर आप सेंटर पे अप्लाई करेंगे तो आप सेंटर की भी समझ जाएंगे। और किस्मत आपकी अच्छी ये है कि इस बार चुनाव का माहौल भी है ना, तो आपको चीजें थोड़ी धीरे धीरे मिलती रहेंगी। जो यहाँ बातें बताई जाएंगी वो आपको मिलेगी, बिल्कुल मिलेंगी। क्लियर है यहाँ तक? बोलिए, तो मैं आगे बढ़ूँ। है ना, बताइए। चलिए देखिए, तो हम बात कर रहे थे प्रोटेम स्पीकर की। अब प्रोटेम स्पीकर सभी सदस्यों को क्या दिलवा देंगे, शपथ दिलवा देंगे। प्रोटेम स्पीकर जब सभी सदस्यों को शपथ दिलवा देते हैं, तो अब सारे लोग मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो गए, आपकी विधानसभा के सभी सदस्य बन चुके हैं। अब क्योंकि ये व्यक्ति प्रोटेम स्पीकर जो है ये टेम्पररी था, तो क्या करना पड़ेगा, एक किसी व्यक्ति को हमें परमानेंट भी तो बनाना पड़ेगा ना। हमारा स्पीकर जो पूरी जो 5 साल की जो कार्यवाही होंगी उसमें स्पीकर का रोल कौन प्ले करेगा, तो स्पीकर बनाने के लिए प्रोटेम स्पीकर अभी भी स्पीकर की सीट पे बैठता है और एक चुनाव करवाया जाता है। जो वहां के सदस्य हैं वही अपने में से, जो विधानसभा के सदस्य हैं वही अपने में से किसी एक व्यक्ति को क्या करता है, चुन लेते हैं, उस व्यक्ति को वहां का स्पीकर बनाते हैं। तो आज की डेट में ऐसा है, आपको एग्जांपल बताता हूं। जैसे मान लीजिए कि सरकार अगर कांग्रेस की है, तो मेजोरिटी सरकार कांग्रेस, मतलब जो मेजोरिटी किसके पास होगी, कांग्रेस के पास, मेंबर्स कांग्रेस के ज्यादा होंगे, तो जो ज्यादा लोग बोलेंगे वो स्पीकर बना दिया जाएगा, तो जनरली कांग्रेस का स्पीकर बना दिया जाता है। तो बीजेपी की सरकार होगी तो बीजेपी के मेंबर्स ज्यादा होंगे, मेजोरिटी बीजेपी के पास होगी, तो वो अपने में से किसी को स्पीकर बना देते हैं। लेकिन यहाँ स्पीकर को समझिएगा, स्पीकर की पावर को समझिएगा और स्पीकर के रोल को समझना। देखो, स्पीकर का रोल ये होता है कि जब वो स्पीकर बन जाए तो पहली बात तो न्यूट्रल हो जाए। न्यूट्रल का मतलब है कि वो किसी पार्टी का व्यक्ति ना रहे, क्योंकि हमारे यहाँ पर एक पक्ष होता है और एक विपक्ष होता है, ठीक है। हमारे पास एक लीडर, मतलब हमारे पास एक क्या होते हैं, जो पार्टी होती है जो बहुमत में होती है, और दूसरा होता है अपोजिशन वाले, विपक्ष वाले। तो उन दोनों की बातें सुनना बहुत जरूरी है। तो ये जो लीडर ऑफ आपका हाउस है, लीडर ऑफ हाउस जिसको आप स्पीकर कहते हैं, इसका एक नाम और लीडर ऑफ द हाउस है ना, नहीं स्पीकर को नहीं बोलते, लीडर ऑफ हाउस आपके सीएम बनेंगे, बात बताएंगे। चलिए, तो स्पीकर जो होता है ये क्या करेगा, ये न्यूट्रल व्यक्ति हो जाता है, जो सभी लोगों के लिए बराबर, सभी को बराबर टाइम देगा, सभी के लिए इक्वल होगा। किसी के अगेंस्ट अगर एक्शन लेना, तो चाहे बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, निर्दलीय हो या आम आदमी पार्टी का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको बात समझ में आई यहाँ तक? चलिए, तो ये स्पीकर की बात थी। अब क्या होता है, एक व्यक्ति और चुना जाता है जिसको बोलते हैं डेप्यूटी स्पीकर। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि स्पीकर जो है, स्पीकर को चुनने के दौरान जो ये प्रोटेम स्पीकर है, ये इस समय तक स्पीकर बना रहता है। जैसे ही स्पीकर चुन लिया जाता है, तो प्रोटेम स्पीकर फिर से आकर सदस्य की जगह ग्रहण कर लेता है, क्योंकि अल्टीमेटली ये व्यक्ति तो सदस्य था ना,
ये व्यक्ति कौन था? ये सदस्य था। इसको तो हमने केवल एक जवाबदारी सौंपी थी कि भाई साहब आप क्या करिए, सभी को शपथ दिलवा दीजिए और हमारे स्पीकर का चयन करवा दीजिए। स्पीकर जैसे ही चुना गया, टोटल स्पीकर वापस अपनी जगह पर आकर बैठ जाएंगे। अब स्पीकर प्रोसीड करेंगे अपने यहाँ की हाउस को। क्लियर है? तो स्पीकर जो प्रोसीड करते हैं तो इनके बाद एक डेप्यूटी स्पीकर भी बनाया जाता है। जनरली बना देते हैं। तो डेप्यूटी स्पीकर कौन होता है? तो इनका सबऑर्डिनेट, स्पीकर का सबऑर्डिनेट। कैसे चुना जाएगा? तो वैसे ही चुना जाता है जैसा कि आपका अभी स्पीकर चुना गया था। आप ही में से जो बचे हुए लोग हैं, 229 लोग बचेंगे। अगर 230 में से एक को स्पीकर बना दिया आपने, 229 में से एक व्यक्ति को डेप्यूटी स्पीकर बना दिया जाता है कि बाई चांस अगर किसी दिन स्पीकर प्रेजेंट ना हो, स्पीकर की तबीयत खराब हो जाती है, स्पीकर कहीं विदेश दौरे पे गए हुए हैं और आपके यहाँ हाउस चल रहा है, तो उसकी प्रोसीडिंग्स जो है वो कौन करेगा? तो डेप्यूटी स्पीकर कर लेते हैं। क्लियर? चलिए, इसके बाद एक टर्म आती है या एक पोस्ट है जिसका नाम है लीडर ऑफ अपोजिशन, विपक्ष का नेता। ये कौन होता है? विपक्ष का नेता। अब विपक्ष के नेता में क्या होता है? जो सरकार बनेगी वो तो क्या करेगी, वो जितनी भी फंड्स वगैरह होती हैं वो भी रिलीज करती है, वही योजनाओं का क्रियान्वयन करती है जनरली। ठीक, तो उनपे सब पे एक तरीके से कमांड करने के लिए या उनकी देखरेख करने के लिए या उनसे क्वेश्चन पूछने के लिए हमारे यहाँ पर एक प्रावधान है जिसको हम बोलते हैं अपोजिशन का, विपक्ष का। ठीक, ये विपक्ष क्या करता है? हमारी जो मेन पार्टी होगी, जिसकी सरकार बनी हुई होगी, उससे दूसरे नंबर पे जो पार्टी आई, जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास टोटल जो है सीट्स कितनी है? 230। अब यहाँ से मान लीजिए कि इस बार कांग्रेस जो है वो कांग्रेस इस बार सीट्स लेकर आ जाती है 130। कितनी ले आती है? 130 सीट ले आती है। अब कांग्रेस की क्या बन जाएगी? अगर 130 सीट आएगी तो इसकी बन जाएगी गवर्नमेंट। कांग्रेस अपनी क्या बना लेगी? सरकार बना लेगी। सीट्स कितनी रिमेनिंग है? तो सीट्स यहाँ पर रिमेनिंग है 100। अब 100 में से मान लीजिए कि 95 सीट्स जो है वो बीजेपी की है। किसकी है? बीजेपी। और 5 सीट आप इधर उधर कर दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। सीट्स मैंने केवल एग्जांपल के लिए ली थी ना, कोई भविष्यवाणी नहीं की जा रही है यहाँ पे। तो देखो, ये 95 सीट्स वाली जो बीजेपी है ना, इसमें से एक व्यक्ति को उठाया जाएगा और एक मेंबर जो होगा इसका, उसको हम क्या बना देंगे? तो उस मेंबर को लीडर ऑफ अपोजिशन बना देंगे। तो ये ऐसी बात हुई ना कि जो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी जो है, मतलब सेकंड नंबर की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी, कांग्रेस ने तो अपनी क्या बना ली? गवर्नमेंट बना ली। तो बीजेपी ने अपना एक मेंबर किधर पहुंचा दिया या क्या बना दिया? वो अपोजिशन का लीडर बन गया है। सरकार से क्वेश्चनिंग करना होगी, सरकार को अगर कुछ क्वेश्चन पूछना है, उसे उसने जो योजनाएं क्रियान्वयन किया है या पैसा लिया है वो कहां तक हो गई है, क्या हो गई, ये सारी बातें बोलने के लिए एक व्यक्ति होता है जिसको लीडर ऑफ अपोजिशन कहते हैं। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक विपक्ष का नेता है ये कौन है? ये डेप्यूटी स्पीकर, उपाध्यक्ष, और ये स्पीकर। अब सुनिए, यहाँ पे आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर की भी है, मतलब आपने जो एमपीपीएससी जो पेपर लेता है उसकी बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। तो आपको क्या समझना है, मैं ये सारी बातें इनके फैक्ट्स बताऊं उसके पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ बताना चाहता हूँ, वो सुनिए बड़े ध्यान से। पेपर वालों ने क्या किया, आपके जो एमपीपीएससी है इसने क्या किया, क्वेश्चन पूछा और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा कि देखिए यहाँ पर मैंने लिस्ट ली है, माननीय नेता प्रतिपक्ष, प्रतिपक्ष मतलब वही विपक्ष, लीडर ऑफ अपोजिशन की। ठीक है, अगर आपको दिखाई नहीं दे रही हो तो एक काम करते हैं, नहीं मैं पहले इसको तो आपको यही समझाता हूँ। देखिए उन्होंने क्या बोला, पहला क्वेश्चन दिया कि आपके पीएससी का ही क्वेश्चन ही है कि मध्य प्रदेश में जो है वो मध्य प्रदेश में पहला विपक्ष का नेता कौन था। इन्होंने क्वेश्चन पूछा विपक्ष का पहला नेता कौन था। पता है क्या किया उन्होंने? क्वेश्चन में उन्होंने ऐसा किया, क्वेश्चन में उन्होंने लिखा क्या लिखा था उन्होंने? एक मिनट, विश्वनाथ तामसकर लिखा था केवल। एक लिखा उन्होंने विश्वनाथ तामसकर, एक नाम दिया। ठीक है, ऑप्शन में ये रख दिया ए ऑप्शन में, और बी ऑप्शन कुछ और दे दिया, सी ऑप्शन में उन्होंने कुछ और दे दिया, और डी ऑप्शन में या सी में से कहीं पे लिखा हुआ था विश्वनाथ यादवराव तामसकर। अभी की बात कर रहा हूं मैं, ये एई में हुआ है ना, तो एई में हुआ है तो प्रिंसिपल ग्रेड में भी हो सकता है, फिर से एई में ऐसा कुछ हो सकता है क्या? हो सकता है बिल्कुल। एई का ये क्वेश्चन है पिछली बार का। उन्होंने बोला कि मध्य प्रदेश का फर्स्ट लीडर ऑफ अपोजिशन कौन था, लीडर ऑफ अपोजिशन कौन था? तो बोला विश्वनाथ तामसकर ऑप्शन ए में, बी ऑप्शन कुछ और बनाया, सी में विश्वनाथ यादवराव तामसकर, और डी ऑप्शन कुछ और बनाया। या कुछ थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी उन्होंने, बाकी यही किया था। अब आप खुद सोचिए, जब आप पेपर देने बैठते हैं और ये सभी से हुआ है, सभी से हुआ, क्यों? क्योंकि ये कॉपी में लिखवाया था, नोट्स में लिखवाया था कि बताइए फर्स्ट लीडर ऑफ अपोजिशन कौन था। ये पहले ही हो चुका था हमारे क्लास में,
स्टूडेंट के साथ दिक्कत ये हो गई कि उन्होंने देखा पहले नंबर का आया विश्वनाथ तामसकर, उन्होंने नीचे के 3 ऑप्शन पढ़े ही नहीं और पहले को टिक करके आ गए। सभी, ऑलमोस्ट सभी, एक आध दो बच्चे जो है उन्होंने पढ़ लिया होगा या कुछ याद रह गया होगा, या जिसको बिल्कुल याद नहीं था, ना उसने तुक्का मारा होगा तो ये सही होगा, अदरवाइज सबका आंसर यही लगाया और सबका आंसर आखिरी में नेगेटिव देके गया। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि हमने सारे ऑप्शंस पढ़े नहीं। पहले में भी लिखा वही था ऑलमोस्ट, लेकिन ये बीच में ये देखिए और हमारी नाम देखिए, विश्वनाथ यादव राव तामसकर लिखा है। बात समझ में आ गई? ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये चीज होती है जो आपको ध्यान देना पड़ेगी आपके पेपर में, ठीक है? तो अब सुनिए, ये तो बातें केवल बताने की थी। यहाँ पर मैं आपको जैसे कि 3 लोगों के बारे में बात की, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर और लीडर ऑफ अपोजिशन, तो इनकी पूरी लिस्ट में यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। आप कहाँ ढूंढेंगे मैं खुद ही बता देता हूँ आपको, ये लिस्ट है ना। तो मैंने तीनों लिस्ट निकाली है। ये हमारी माननीय अध्यक्ष होगी। अध्यक्ष मतलब कौन है आपके? जो आपके मध्य प्रदेश की विधानसभा के स्पीकर जो रहे हैं, है ना, अध्यक्ष को स्पीकर भी बोलते हैं। तो ये अध्यक्ष की सूची हो गई। मैं अभी करवा देता हूँ एक बार, बस देखिए यहाँ पर।